गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज अभिषेक चंदोला एंड यू आर वाचिंग माय चैनल चंदोला क्लासेस। आज हम लोग अपनी सीरीज को एमसीक्यू वाली सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम लोग इस सीरीज में चैप्टर 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। तो इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। 100% आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपकी मदद तो करेंगे करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। तो कौन सा प्रोसेस है? अब ऑब्वियसली हम लोग ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर कर रहे हैं, तो आप बोलोगे कि हाँ होगा तो ऑर्गेनाइजिंग। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑर्गेनाइजिंग। बट हम क्या, जब हम लोग एग्जाम में कर रहे हैं, जहां पे भी रिपोर्टिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप या फिर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप के बारे में बात कर दी जाती है ना, तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप किससे रिलेटेड है? सीधा सीधा ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड। ये ध्यान रखना, जहां पे भी और फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, या रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है ना, अथॉरिटी रिलेशनशिप, इस चीज के बारे में कहीं ना कहीं बात की जाती है, तो वो आपका किससे रिलेटेड होगा? ऑर्गेनाइजिंग से। द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, दूसरा है, सक्सेसफुल मैनेजमेंट लाइज इन रिस्पॉन्डिंग टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंज। दिस इन्वॉल्व the clarification of objective, the specification of problem, the search for the implementation of solution, all of the above। तो मेरे ख्याल से इसका बिल्कुल सही आंसर क्या है? तीनों ही है ना। द क्लैरिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव भी है, द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम भी है, द सर्च फॉर एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये तीनों ही है इसमें। तो द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। तीसरा हमारे पास ये कह रहा है कि ऋषभ ज्वाइंड एन एंटरटेनमेंट कंपनी अवतार एज अ क्रिएटिव हेड। एज अ मैनेजर लुकिंग आफ्टर द क्रिएटिव यूनिट ऑफ द कंपनी, वन ऑफ द फंक्शन ही हैज टू परफॉर्म इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। उसको क्या करना है? उसको प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को परफॉर्म करना होता है। ओके, ठीक है। विच स्टेप ऑफ द प्रोसेस विल यू नीड टू परफॉर्म आफ्टर आइडेंटिफाइंग and dividing the work that has to be done in accordance with previously determined plan। अब देखिए यहां पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछा हुआ है? प्रोसेस के बारे में पूछा हुआ है कि कौन सा प्रोसेस होगा। आइडेंटिफाइंग के बारे में। तो पहला क्या हो सकता है? आइडेंटिफाइंग तो ऑब्वियसली नहीं होगा, उसने कहा उसके बाद कौन सा होगा। तो आपको प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को ध्यान रखना है। आइडेंटिफाइंग ये बिल्कुल प्रोसेस में लगा हुआ है। पहला आइडेंटिफाइंग, उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन, उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, उसके बाद स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, और उसने कहा है इसके बाद कौन सा होगा? द करेक्ट आंसर इज बी, क्या? डिपार्टमेंटलाइजेशन। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते। विच स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व स्टेटिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, स्टेटिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन, अ डॉक्यूमेंट दैट क्लियरली डिफाइन द कंटेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द जॉब। उसने कहा कौन सा स्टेप ऐसा है जो क्या बताता है? स्टेटिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन, जहां पे जॉब डिस्क्रिप्शन का वो रहता है, एंड अ डॉक्यूमेंट दैट क्लियरली डिफाइन द कंटेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू जॉब। डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। यहीं पे तो आपको बताया जाएगा कि भाई आपको करना क्या है। ठीक है ना, तो व्हाट इज नीडेड टू बी डन, ठीक, वो कहां पे बताया जाएगा? बी में। स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं, आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क। द करेक्ट आंसर इज बी, जहां पे हम बोलेंगे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। द फिफ्थ इज Amazon CEO Jeff Bezos make strategic decision and has control over the entire organization। Okay, जहां पे ये बोला है ना कंट्रोल ओवर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर तो सीधा सीधा हमें किसकी याद दिलाता है? ये याद दिलाता है सेंट्रलाइजेशन की, है ना। वैसे भी देखो कई चीजें ऐसी होती है जिनके लिए पूरा केस भी हमें देखने की जरूरत नहीं, कई चीजें वैसे क्लियर होने लग जाती हैं। देखिए, ऑल सीनियर एग्जीक्यूटिव हैव टू रिपोर्ट डायरेक्टली टू द सीईओ, व्हिच अलाउ जेफ बेजोस to be in direct control of all the organization in terms of function। Okay, product line, divisions and services, identify the types of structure adopted by the, भाई उसने सीधा बोला कौन सा स्ट्रक्चर है? सेंट्रलाइजेशन, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन हो नहीं सकता, फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में यहाँ पे कोई बात की नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ए, सेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास, दिस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मिंग द कंपनीज स्ट्रक्चर with regard to the workforce, skill and knowledge। Identify, ये कह रहा है this organizational structure follows the principle of forming the company's structure with regard to the workforce, skill
एंड नॉलेज। किसके बेस पे आपने स्ट्रक्चर बनाया? किसके बेस पे? वर्कफोर्स की स्किल्स और नॉलेज के बेस पे। दो तरीके के स्ट्रक्चर हम लोग वैसे मेनली बात करते हैं। एक होता है हमारे पास क्या, फंक्शनल, एक होता है फंक्शनल और दूसरा है हमारे पास डिविजनल। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की, तो डिविजनल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे? प्रोडक्ट्स के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफर्ड। कौन से कितने प्रोडक्ट आपने ऑफर किए उसके बेस पे। और फंक्शनल में ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। किसके बेस पे? फंक्शन के बेस पे हम लोग कर रहे होते हैं। और फंक्शन से क्या होता है, जो किसको कौन किस फंक्शन में जाएगा, मतलब कौन मार्केटिंग में जाएगा, कौन फाइनेंस में जाएगा, कौन है ना ऑपरेशनल में होगा, कौन प्रोडक्शन में होगा, वो डिपेंड करता है उनकी नॉलेज पे, है ना, उनकी स्किल्स के ऊपर। यानी द करेक्ट आंसर इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? फंक्शनल। उसके बाद आगे बात करें, ये कह रहा है फ्लैटर स्ट्रक्चर कैन बी अचीव्ड बाय। फ्लैटर स्ट्रक्चर को कैसे अचीव किया जा सकता है? इंक्रीजिंग द स्पैन ऑफ कंट्रोल। बिल्कुल सही बात है। रिड्यूसिंग लेयर फ्रॉम द टॉप और रिमूविंग लेयर फ्रॉम द मिडिल मैनेजमेंट। ये भी बिल्कुल सही है। जो फ्लैटर स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि यू कैन रिमूव, है ना, द लेयर फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट, और आप क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो लेयर को। कहां से? मिडिल लेवल। बिल्कुल ठीक है। यानी बोथ ए एंड बी, ये दोनों ही सही है यहाँ पे। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बोथ ए एंड बी। 7th का सही आंसर होगा ए एंड बी। ठीक। 8th में अब ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है फ्रॉम द गिवन पिक्चर आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इलस्ट्रेटेड। ठीक है। इसके ये बेस पे जो ये पिक्चर दिया हुआ है आपको, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या, कौन सा एडवांटेज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का हमें, है ना। और जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या जो भी पूछा गया है आप उसके सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में रखो। ठीक। तो यहां पे क्या कर रहा है? यहां पे कह रहा है हाउ इज योर सन स्टडी गोइंग ऑन? ही इज डूइंग वेल सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूछ रहा है कि बेटे की स्टडीज कैसे चल रही वगैरह। ठीक है। तो क्या है? फिल्स इनएडुकेसीज ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर, नहीं। स्प्रेड र्यूमर्स, वो भी नहीं। फुलफिल सोशल नीड, यस। क्या है यहां पे? ही इज फुलफिलिंग द सोशल नीड, है ना। फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी नहीं है। तो द करेक्ट आंसर इज सी, फुलफिल सोशल नीड। ओके। और अब कुछ टाइम से ना पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके पास आ रहे हैं एमसीक्यूज में, और वैसे भी आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत ध्यान से इन चीजों को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है मेनी लीडर्स आर रिफ्लेक्टिंग ऑन हाउ स्मॉल निबल टीम्स बिल्ड इन अ हरी, हाउ small nimble teams built in a hurry to deal with the COVID-19 emergencies made important decision faster and better. The fact companies have learned cannot be unlearned, namely which a flatter organization that delegate decision making down to a dynamic network of team is more effective. Okay, identify the concept discussed in the above line. कौन से कंसेप्ट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है? ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या भाई, बेसिकली यहाँ पे अगर हम इस लाइन के ऊपर बात करें, इन्हें कहा which is mainly flatter that cannot be delegate decision making down to a dynamic network of team is more effective. Here is talking about क्या? Decentralization. कौन सा है? Decentralization. The correct answer is A, decentralization. कोई दिक्कत ही नहीं। Okay. Question number 10 ये कह रहा है name the concept which explain the manner in which डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड अमंग हियरार्किकल लेवल्स। ठीक है। उसने कहा कि भाई ये कौन सा, है ना, कंसेप्ट है जो ये आपको बताता है कि डिसीजन मेकिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है वो हम लोग मतलब डिवाइड करते हैं। तो देखो अगर हम लोग बात करें ना भाई पूरे लेवल तक सब जगह अगर उसको डिवाइड करना तो डेलीगेशन तो नहीं हो सकता, और डेलीगेशन के अलावा दूसरी चीज हमारे पास यहां पे बचती है दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। द करेक्ट आंसर इज डिसेंट्रलाइजेशन। ओके। अब इसके बाद हम लोग अगले उसमें बढ़ते हैं। असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास अब है। ठीक है ना। ये कह रहा है परसुइंग डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ओके। परसुइंग, है ना, ये एक डिसएडवांटेज है बेसिकली। डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट कैन हिंडर द इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर डिपार्टमेंट। यस, बिल्कुल सही बात है।
ओके भाई, अगर आप डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट को ज्यादा रखोगे, है ना, किससे, ओवर द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, तो इट कैन हिंडर द इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर डिपार्टमेंट। ये बिल्कुल सही है। अ मैनेजर में गेन पावर एंड इन अ बिड टू असर्ट इंडिपेंडेंस may ignore the organizational interest। ये भी बिल्कुल सही बात है, और ये कहीं ना कहीं इसका एक्सटेंशन भी है। बिल्कुल सही बात है। तो द करेक्ट आंसर इज ए, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ये भी फिर assertion reason based क्वेश्चन है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ये उसका एडवांटेज भी है, ये उसका मेरिट भी है। बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज कैन बी फेयरली प्रिडिक्टेड सिंस देयर आर स्पेसिफिक रूल टू गाइड देम। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यू कैन इवेल्युएट, यू कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये दोनों ही सही है, और ये इसको कहीं ना कहीं एक्सटेंड है, उसका जस्टिफिकेशन भी है। तो द करेक्ट आंसर इज ए, है ना, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 13th क्वेश्चन है, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन वुड इंप्लाई concentration of all decision making function at the apex of the management hierarchy। बिल्कुल सही बात है ना। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन क्या कर सकता है भाई, सेंट्रलाइज करेगा सारे डिसीजन मेकिंग फंक्शन के किसमें, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। बिल्कुल सही है। सच अ सिनेरियो would obviate the need for the management hierarchy। ये भी बिल्कुल सही है, और रीजन इसको कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, फिर जस्टिफाई भी कर रहा है। उसी का ही एक्सटेंशन है, उसी की कंटिन्यूटी में वो बात हो रही है। यहां पे भी कहानी सही है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और ध्यान रखिएगा, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, किसी ना किसी चैप्टर से आएंगे, बट आएंगे आपके पास, है ना। तो इनको है ना, और ये परेशान ज्यादा करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ज्यादा परेशान करेंगे। कंपेयर करें आप बाकी स्टेटमेंट, जैसे ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया, इसमें ये परेशानी नहीं है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या करना है, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। जैसे इसमें देखें, अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, नहीं, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, है ना। यू कैन डेलीगेट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक। और दूसरा इसने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड कंप्लीटली, ठीक। तो यहां पे भी ये बात गलत है, कंप्लीटली वी कैन नॉट डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। हम पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। तो यहां पे सिर्फ हमें यही देखना था कि दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं है ना, उनका आपस में क्या रिलेशन है वो चेक करने की जरूरत नहीं है। बट असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में हमें उनके मतलब ये देखना है कि क्या वो उसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो हियर बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट है 15th में, ये कह रहा है फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल सही बात है। ये क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करता है। कौन, फंक्शनल स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही। फंक्शनल स्ट्रक्चर हैज डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी। यस, एक्टिविटी तो डाइवर्सिफाइड है ना। कैसे, आपने कहा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो ये क्या है भाई, आपकी डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज है यहाँ पे। तो ये भी दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, करेक्ट है। यहाँ पिछले वाले में इनकरेक्ट है, यहाँ पे करेक्ट है। द करेक्ट आंसर इज सी, है ना, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट, फिर ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। डेलीगेशन is the entrustment of responsibility, delegation is the entrustment of responsibility and authority to another and creation of accountability for performance। बिल्कुल सही बात है ना, where you are transferring, you are delegating the authority and responsibility, है ना, and the creation of accountability for the performance। बिल्कुल सही है। the statement are true। statement second है, irrespective of the extent of delegated authority, the manager still be accountable, the manager shall still be accountable to the same extent as before delegation। ये भी सही है। the manager एक तरफ तो वो delegate तो कर रहा है, but he shall still be accountable for the same extent as before delegation। दोनों स्टेटमेंट यहां पे भी सही है। both statement are true, ठीक। तो अगले उसमें है, अब ये फिर केस बेस्ड क्वेश्चन आया हमारे पास, हम लोगों को इस केस को देखना है। स्टार्टेड इन 1965, Camco is a leading manufacturer of car batteries in UK market. Since then, it has been under the charge of Mr. John, okay, the founder owner of the firm, ठीक है,
Okay. In 1999, the company decide to go for the diversification by expanding the product line. Okay, है ना, वो क्या कर रहे हैं, they are expanding the product line, यानी वो डिविजनल स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं। द न्यू प्रोडक्ट वाज बैटरीज फॉर फोकलिफ्ट ट्रक। ओके, अभी तक वो कार बैटरीज बनाते थे, नाउ दे आर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट फॉर बैटरीज फॉर फोकलिफ्ट बैटरी, दे आर मैन्युफैक्चरिंग द फोकलिफ्ट बैटरी। ओके, एट द सेम टाइम मिस्टर मार्क वाज अपॉइंटेड एट द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट for marketing in the company. Okay, है ना, he was appointed as the senior vice president for the marketing in the company. However, soon after the successful diversification, है ना, forklift batteries, the sale in this segment began dropping steadily. Okay, तो उस सेल जो है उस सेगमेंट की वो घटने लगी। द मार्क वांटेड टू इंट्रोड्यूस सम रेडिकल चेंजेस इन द एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ द न्यू बिजनेस। मार्क wanted to introduce some radical changes in the advertising and branding of the new product, but the proposal was turned down by the old-fashioned Mr. John. Okay, at this juncture in 2002, the firm is losing heavily in the forklift battery business, and its market share in car batteries is also on decline. Mr. John has asked Mr. Mark to show a turnaround in the companies within a year. ठीक है, केस हमें समझ में आया, केस हम लोगों ने पूरी तरीके से समझा। उसके बाद क्या है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, अब 17th क्वेश्चन है, however soon after its successful diversification into forklift batteries, the sale in this segment began dropping, है ना, steadily। अब घटने लगी, डाइवर्सिफिकेशन आपने सही तरीके से किया, उसके बाद भी घट रही है। व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ फेलियर, आपको ये बताना है कि फेलियर का रीजन क्या हो सकता है। तो भाई क्या था, इनएफिशिएंट सॉफ्टवेयर सिस्टम, उसके बारे में तो कुछ बात ही नहीं है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, अभी तो वो तो चेंज करने की बात कर रहा था, बट उसने कहीं पे भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के बारे में बात नहीं किया। मिसमैनेज्ड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, और चौथा है पुअर डीलर एंड सर्विस नेटवर्क, इसके बारे में बात नहीं हुई। यानी यहाँ पे एक ही चीज है कि उन्होंने जो प्रोडक्ट लाइन बनाया ना, एक न्यू प्रोडक्ट लाइन पे हुआ है और उन्होंने एक प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन किया, वो मैनेज नहीं था, इट इज मिसमैनेज। द करेक्ट आंसर इज सी। ओके, 18th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, द कंपनी डिसाइड टू गो फॉर अ डाइवर्सिफिकेशन बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट लाइन। ओके, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मैंने वहीं पे ये बताया था कि विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज दिस। मैंने कहा था कि भाई उन्होंने क्या किया था, है ना, वो बाय एक्सपेंडिंग, वो कह रहे हैं बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट लाइन, वो प्रोडक्ट लाइन को करने की बात कर रहे हैं। तो वहीं पे इस चीज के बारे में बात हो गई थी कि ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा, डिविजनल स्ट्रक्चर होगा। वो तो केस को जब हम पढ़ रहे थे वहीं पे समझ में आ गई, आधी चीजें तो केस से वैसे ही क्लियर होनी शुरू हो जाती है। इन 1999 the company decided to go for a diversification by expanding the product line. By expanding the product line, adapting the structure provide which type of benefit? ओके, तो ये कह रहा है कि किस तरीके का बेनिफिट, यानी आपका जो डिविजनल स्ट्रक्चर है, विच टाइप ऑफ बेनिफिट यू कैन गेट इन डिविजनल स्ट्रक्चर। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, ये भी बिल्कुल सही है। इट प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव, ये भी ठीक है। इट फैसिलिटेट एक्सपेंशन इन ग्रोथ, ये भी सही है। यानी द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, डी। ओके, क्योंकि तीनों ही चीजें जो है वो उसके क्या है, बेनिफिट यानी एडवांटेजेस में आते हैं, किसके, डिविजनल स्ट्रक्चर के। ओके, अब उसके बाद हमारे पास व्हाट कुड बी द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मिस्टर जॉन रिफ्यूजल ऑन एंटरटेन रेडिकल चेंजेस प्रपोज्ड बाय मिस्टर मार्क। ओके भाई, जब जॉन ने जो रिफ्यूज किए, किस चीज में, जब जॉन मार्क ने कहा कि भैया हम लोग मार्केटिंग में, एडवर्टीजमेंट में कुछ रेडिकल चेंजेस वी वांट टू डू, और उसने उनको रिफ्यूज कर दिया, तो व्हाट कैन बी द, है ना, व्हाट कुड बी द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस। तो क्या हो सकता है, इंप्रूव्ड मार्केट पोजीशन, कहां से यार, कॉन्सिक्वेंसेज थोड़ा ना ये तो, ठीक है। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। कंटिन्यूड डिक्लाइन इन सेल्स, ये कॉन्सिक्वेंसेज हमारे पास। इनहैंस ब्रांड रेपुटेशन, ये तो कॉन्सिक्वेंसेज है ही नहीं। देखा जाए तो इन ऑप्शंस में एक ही कॉन्सिक्वेंसेज था कि डिक्लाइन इन द सेल, ठीक, सॉरी, कंटिन्यूड डिक्लाइन इन द सेल्स। यानी इसका मतलब है कि आपका एक ही वो है, द करेक्ट आंसर इज यहाँ पे सी। तो एमसीक्यूज आसान है, बहुत आसान है। अगर हम लोग उस लेवल पे बात करें तो एमसीक्यूज डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट है उनको डिकोड करना। और एक बार आप चीजों को डिकोड करना सीख गए तो फिर उसको करना बहुत आसान है। और फिर बोल रहा हूं,
कोई भी शॉर्टकट नहीं है एमसीक्यूज को सॉल्व करने का। एमसीक्यू को सॉल्व करने का एक ही मेथड है कि आप टॉपिक को इन डेप्थ देखें। अगर टॉपिक नहीं देखे हुए हैं तो एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो सकते, केस स्टडी सॉल्व नहीं हो सकते, सारी चीजें उन टॉपिक से होके गुजरती है ना। क्योंकि देखिए आपके पास माना कि प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग से कोई केस स्टडी बन के आती है, तो आप उस केस को कैसे में डिकोड करोगे अगर आप प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग जानते ही नहीं हो तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आपको प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का नॉलेज हो। अगर आपको प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पता है तो फिर ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, है ना। तो शॉर्टकट कुछ नहीं है, मैं आपसे बार बार ये बोलता हूं, कोई शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो कि ये शॉर्टकट है। अभी एंड टाइम है, मतलब वैसा टाइम है, तो एमसीक्यूज के ऊपर हम लोग फोकस इसीलिए कर रहे हैं। और मैं आपको बोल रहा हूं कि जिस भी टॉपिक में आप फंस रहे हो, माना कि कोई एमसीक्यू है जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस से रिलेटेड है और उसमें आपको दिक्कत है, तो दिक्कत उस पर्टिकुलर एमसीक्यू में नहीं है, दिक्कत उस पर्टिकुलर टॉपिक में है। उस टॉपिक को करो और वैसे 100 एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजिंग का एमसीक्यूज। इसके बाद हम लोग अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट जो होगा वो हमारे पास स्टाफिंग की हम लोग एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अपनी स्टाफिंग की एमसीक्यू सीरीज के साथ। टिल देन, गुड बाय।